आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलम्स लॉ पर। चार्जेस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि जब एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये तो जानते हैं कि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये 2 चार्जेस हैं और दोनों ही एक जैसे चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब सेम चार्जेस हैं इनमें अट्रैक्शन हो रही है, और जब अपोजिट चार्जेस हैं तो इनमें रिपल्शन हो रही है। अब चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, इन बोथ केसेस एक बात तो कंफर्म है कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। एक चीज दो इन दोनों में कॉमन है, वो है फोर्स। अब सवाल ये है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हैं। इसके लिए काम किया फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स कॉलम्ब ने इन 1784। हमारी टेक्स्ट बुक में साल 1784 मेंशन है, जबकि बाकी जगहों में विकिपीडिया पर और फिज़िक्स की और मुख्तलिफ बुक्स में ये 1785 बताई जाती है। चलिए हम इन दो एक जैसे चार्जेस की बात कर लेते हैं और अपोजिट चार्जेस को हटा देते हैं। इन दो एक जैसे चार्जेस की बात कर लेते हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेट्स से हम इस चार्ज को Q1 कह लेते हैं और इस चार्ज को Q2 का नाम दे देते हैं। कॉलम ने ऑब्जर्व किया कि जब हम Q1 यानी चार्ज 1 को इंक्रीज कराते हैं, यानी इस पर चार्ज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कराते हैं, तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है विद इंक्रीज इन चार्ज 1। इसी तरह से जब कॉलम ने चार्ज 2 की वैल्यू को इंक्रीज करवाया, तो सेम केस वहाँ भी ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाई गई, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ने लगी। तो एक बात वहाँ पर ऑब्जर्व कर ली कि फोर्स जो है चार्ज 1 के और चार्ज 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनके दरमियान जो सेपरेशन है इसको आर का नाम दे दें, तो कॉलम ने ऑब्जर्व किया कि फोर्स इनके डिस्टेंस के, ये सेपरेशन के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 बातें हमें पता चल चुकी कि ये चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर हम इसको K से रिप्रेजेंट करवाएंगे, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस K को हम कहते हैं कॉलम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन इस इक्वेशन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आखिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं कि परमिटिविटी क्या है, तो ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो उसमें मौजूद चार्जेस को अलाउ करती है कि वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक जैसे चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे ये काफी हद तक डिपेंड कर रहा होता है उस मीडियम पर भी जहां पर वो चार्जेस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये दो चार्जेस हैं और हम इसको स्पेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं,
ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जो भी फोर्स इन्होंने लगाया हम उसको एफ कह लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दो चार्जेस को हम अगर पानी के अंदर ले जाएं तो क्या ये वहां पर भी सेम फोर्स लगाएंगे? फिर उसके बाद अगर हम इसे किसी ऑयल के अंदर ले जाएं तो क्या ये सेम चार्जेस वहां पर भी सेम फोर्स लगाएंगे? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो बेशक वो चार्जेस सेम हो, वो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो वैल्यू भी तब्दील हो जाती है। तो इसी चीज को हम नाम देते हैं परमिटिविटी। और परमिटिविटी में हम स्टैंडर्ड परमिटिविटी जो यूज करते हैं वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अब अगर आपको ये यूनिट याद ना रहे, जस्ट आपको कॉलम कांस्टेंट का यूनिट याद हो, तो आप इसको इन्वर्स कर दें तो ये यूनिट निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉलम कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लें तो इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, F will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, ठीक है। अब ये याद रखिएगा जब हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर जस्ट एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं इन फ्री स्पेस। लेकिन अगर ये चार्जेस किसी मीडियम के अंदर मौजूद हैं जिसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर कह लेते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो वहां पर फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहां पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से। आपकी बुक में ये टेबल नंबर 2.1 पर कुछ मटेरियल की जो है रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर जो कि क्या है 1.0006, इसको हम नियरली इक्वल टू 1 ही कंसिडर करते हैं। ये परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ मीका एंड टेफ्लॉन, ये कुछ इंपॉर्टेंट परमिटिविटी है जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब अगर आप वैक्यूम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी को देखें तो एयर की परमिटिविटी नियर अबाउट वैक्यूम के बराबर ही है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट हवा में भी परफॉर्म की जा रही है और आपसे कहा गया है कि इनके दरमियान में फोर्सेस फाइंड करें, तो आप वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। 1.0006 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात जो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमने एयर का प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 atm के राउंड लिया हुआ है। अगर हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो ये परमिटिविटी की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो हम इसको नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 1 atm के बराबर है। चलें इसके वेक्टर फॉर्म पर ज़रा बात कर लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल को दोबारा से कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे और फोर्स आपको पता है कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस चार्ज को हमने नाम दिया हुआ था Q1 और इसको नाम दिया हुआ था Q2। अब देखें ये Q1 पर जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा चार्ज लगा रहा है? Q2। अब Q2 क्योंकि Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम इस फोर्स को नाम दे देते हैं Q21। और Q1 चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पर,
लिहाजा इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं Q12। देखिए आपने इसको 21 और 12 नहीं पढ़ना, ये 1 2 और 2 1 है, और ये जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से मिल ना जाए। और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करें कि इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड एक जैसी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड एक जैसी है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि F21 बराबर है माइनस F12 के। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट इन डायरेक्शन। कॉलम्स लॉ के मुताबिक F21 ये किसके बराबर होगा? देखिए आपने ये याद रखना है कि अब हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। कॉलम्स लॉ के मुताबिक F21 किसके बराबर होगा? कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर भी लगाना होगा। यहाँ पर यूनिट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं R21। ठीक है, और इसके ऊपर हमने कैप लगा दिया। इसी तरह से F12 की वैल्यू क्या होगी? कि Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। ठीक है, अब अगर इन दोनों फोर्सेस को आप नोटिस करें, तो देखिए इनमें कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी ही है, और चार्जेस की वैल्यू एक जैसी, डिस्टेंस सेपरेशन सब कुछ एक जैसा है, यानी मैग्नीट्यूड एक जैसी है। फर्क बस किसमें है? यूनिट वेक्टर में। और यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। इन दोनों इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं। इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में जो बेसिक फर्क है वो सिर्फ यूनिट वेक्टर्स का है। और यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि हम किस लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। R21 यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं। R21 क्या मैं लिख सकता हूं कि ये R21 बराबर होगा माइनस R12 के? एक्सपेरिमेंटली तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए ये R12 और R21 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें फिगर में दिख रहा है कि ये दोनों डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो लिहाजा हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि R21 बराबर होगा माइनस R12 की। माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अगेंस्ट इन डायरेक्शन को। तो अगर ये बात ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से? F21 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। देखिए R21 बराबर है माइनस R12 के। तो इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, माइनस R12 R के ऊपर कैप। ठीक है, अब इस माइनस को अगर हम बाहर ले आए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 1 2 F21। अब इस इक्वेशन में जस्ट इस पोर्शन को आप नोटिस करें। देखिए क्या ये इक्वेशन नंबर 2 वाली स्टेटमेंट नहीं बन रही? तो इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं कि F21 बराबर है माइनस F12 के। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये वही स्टेटमेंट आ गई जो हमने स्टार्ट में लिखी थी। और ये स्टेटमेंट एक्चुअल में हमें बता क्या रही है कि देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि Q1 की वैल्यू ज़्यादा है या Q2 की वैल्यू ज़्यादा है, या इन दोनों की वैल्यू बराबर है, व्हाट्सएवर कुछ भी हो, इन दोनों पर जो फोर्स, ये एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, उनकी वैल्यू, उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। इट डजेंट मैटर
Q1 की मैग्नीट्यूड Q1 पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कम है और Q2 पर ज़्यादा है, तो Q2 Q1 पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पर कम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल इंटेंसिटी की फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे। जस्ट फ़र्क क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको मैथमेटिकली प्रूव करना ज़रूरी था। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।